हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। अगर आप सभी ने पिछले वीडियो बहुत सारे नहीं देखे हैं, मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूं। आज का वीडियो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएलटी स्टूडेंट। लगभग मैंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसीजर क्लिनिकल लैबोरेटरी से रिलेटेड जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे पैथोलॉजी क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद ब्रांचेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी, सिलेबस, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ आप चैनल पे जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देखें ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत बड़ा होता है। तो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। मेरे बेशक आप देखते होंगे कि कंटेंट बहुत कम रहते हैं, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट बैठा रहे, तो आप चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। रटकर कभी कोई भी चीज़ याद नहीं की जा सकती, इसलिए रटे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझें। यही मेरा मोटिव है आप लोगों के प्रति। आइए मैं बात करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएलटी स्टूडेंट। नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैब स्टूडेंट्स? एमएलटी से रिलेटेड हो, डीएमएलटी से रिलेटेड हो, ये सभी मेडिकल वर्क के लिए है। द स्टूडेंट शुड रीड द रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म। हर एक स्टूडेंट को सभी तरह के डाटा को, जो कि हमारे टेस्ट से रिलेटेड होंगे, फिर हमारे पढ़ाई से रिलेटेड जितने होंगे, आपका एक डाटा आपके पास हमेशा तैयार होना चाहिए। आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। जितने सारे हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, हम हीमोग्लोबिन कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पूरा डाटा कलेक्ट करके रखना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन को टेस्ट करने के लिए हम किन किन मेथड का यूज कर सकते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन का कलर किस तरह होता है, कलर कलरेशन, ये सारी चीज़ें आपको एक डेटा के रूप में आपके नोटबुक में होनी आवश्यक है। कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सम बेसिक रिक्वायरमेंट शुड बी बाउट फॉर एवरी प्रैक्टिकल। आपको कुछ प्रैक्टिकल के लिए बेसिक चीज़ें जरूरी पड़ती हैं, जैसे लेबोरेटरी मैनुअल। आप लेबोरेटरी मैनुअल की एक बुक ले लें। जितने भी टेस्ट होंगे, वो क्लिनिकल पैथोलॉजी से हो या फिर सारी चीज़ें, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट उनके बारे में समझाया गया है। फिर उसके बाद एक जर्नल तो आप हमेशा यूज किया करें। जर्नल वैसा कि आपको सारी चीज़ें आपको पता हो। एक खुद का नोटबुक बनाएं। नोटबुक आप इसलिए बनाएं क्योंकि आप जिन जिन सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे, जैसे आपने आज हीमेटोलॉजी पढ़ा, इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा कि इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में एक फिगर आपके पास बना हुआ होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप एक एमएलटी स्टूडेंट है, एप्रोन शुड बी मस्ट। आपके पास तो एप्रोन होना ही होना चाहिए। आज मैं कई बार एप्रोन की चर्चा कर रहा हूँ, आपके पास एकदम ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपके पास जैसे कि बेसिक चीज़ें, आप घर में स्लाइड रख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं। आप अपने साथ साथ कुछ सामान को भी कलेक्ट करते रहें। आप सिरिंज, लेंसेट, स्पैग्नोमोनोमीटर, ये सारी चीज़ें जो आपके पास हमेशा बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे घर में भी यूज हो सकती है। फर्स्ट एड का डब्बा हो गया, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी एक आता है। अगर आप देखेंगे नेट पे, आप सर्च करें, गूगल करें, तो इंस्ट्रूमेंट, तो आपको पता चल पाएगा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसा है। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपके पास बुक तो ज़रूर होना ही होना चाहिए। बुक आपके पास एक अच्छी सी किताब, मैं एमएलटी डीएमएलटी के लिए बहुत सारी किताब सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी मैं मोटे तौर पे बताऊँ तो आप गॉटकर ले सकते हैं। गॉटकर, पी गॉटकर और बी गॉटकर करके बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मैं ज़्यादातर चीज़ें भी वहीं से मैंने खुद पढ़ा है, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कुछ हिंदी की, कुछ अंग्रेजी की, और सब आप सेगमेंट वाइज भी ले सकते हैं। हेमेटोलॉजी अलग ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी अलग, बायोकेमिस्ट्री अलग, तो वो जैसी आपकी इच्छा हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा बुक से रिलेटेड भी, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, यूज़फुल होगा। तो ये सारी सम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द स्टूडेंट शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के दौरान हमें फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। ये अधिकतर स्टूडेंट के साथ होता है। हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं, क्या तुमको दिख रहा है, क्या ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आप शांति तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगे। द स्टूडेंट शुड वर्क सिस्टमेटिकली। हमें कभी भी काम सिस्टमेटिकली करना चाहिए। अब जैसे हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, तो हमें सिस्टमेटिक, हमें सबसे पहले सारे रिक्वायरमेंट को एक जगह करना होगा। हमें ब्लड स्पेसिमेन को लाना होगा, हमें N/10 HCl को निकालना होगा, हमें पिपेटिंग करना होगा, फिर हम वेट करेंगे, फिर रिजल्ट देंगे।
तो ये तरीका है सिस्टमेटिक काम करने का, सिस्टमेटिक होने का। नेक्स्ट टॉपिक है सेम एज कलेक्टिंग ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट बिफोर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल। हम किसी भी तरह के प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो हमें सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारे पास सही होना चाहिए, हमारे पास जिस रिएजेंट का उपयोग करना है वो रिएजेंट हमारे पास उचित मात्रा में होने चाहिए, ताकि हमें भाग दौड़ ना करना पड़े और एक जगह से हम सारे टेस्ट को कर लें। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मेथड, नॉर्मल रेंज, रिक्वायरमेंट, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड द रिपोर्टिंग यू हैव इन योर नोटबुक। आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आपको नोटबुक में लिख कर रखना चाहिए कि हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, टेस्ट का ऑब्जर्व कैसे करेंगे, पॉजिटिव है दे रहे हैं, निगेटिव देख रहे हैं, सेल काउंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, किस बेसिस पर सेंट्रीफ्यूज मशीन काम कर रहा है, हम माइक्रोस्कोप को किस प्रिंसिपल पे देखते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि डिजीज़ होने के क्या अप हो सकते हैं, क्या डाउन हो सकता है, क्या सारे कारक हो सकते हैं, काउजेज भी हमें कई बार पता होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए डायग्नोसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्टूडेंट शुड कीप द लेबोरेटरी काउंटर क्लीन एट द एंड द प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल को ख़त्म कर ले और शुरू होने से पहले भी हमें सबसे पहले हम जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे उसे हमें पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमएलटी स्टूडेंट के लिए, प्लेस द ग्लासवेयर एंड रिएजेंट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। मतलब हमें जिस सामान को, ग्लासवेयर को, रिएजेंट को जहाँ से निकालना चाहिए फिर उसे वही उसी स्थान पर सुसज्जित तरीके से रखने चाहिए, सजा कर रखने चाहिए। और एक जो लास्ट पॉइंट मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू थिंग्स। हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ों को समझने के लिए। और आपकी क्रियोसिटी ही आपका भविष्य तय करती है, आप कितने क्रिएटिव हैं। आप पहली बार माइक्रोस्कोप को देखते हैं, अगर आप बहुत शांत रहेंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी उसे जानने की, समझने की, प्रयास करने की, फाइन करने की, कोर्स एडजस्टमेंट करने की, तो आप एक एवरेज से स्टूडेंट रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा क्रियोसिटी है किसी भी काम के प्रति, टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, ब्लड के बारे में, कलेक्शन के प्रति, तो आप यकीनन आपका भविष्य बहुत ही बेहतर होगा, आप बहुत आगे अच्छा इस फील्ड में कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड ही क्रियोसिटी के लिए, हर बार नई चीज़ें आपके सामने रेगुलर आती रहती है। हिस्ट्री वही रहेगी, हिंदी वही रहेंगे, व्याकरण कभी बदलेंगे नहीं, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, जगह के अनुसार, समय के अनुसार, टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, इंक्यूबेशन के अनुसार, ये सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो यू मस्ट हैव ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ये अपने जीवन में भी आप जरूर लाएं। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ईमेल आईडी दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा, जरूर से ज़रूर मिलेगा आप सबों को, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। और हंसते रहे।